Hello, this is your Samprit Bhaiya. Welcome to Domain Tutorials. I am your physics faculty and founder. और आज हम लोग करने वाले हैं कैलोरीमेट्री का लेक्चर 2। हम लोग लेक्चर 1 में थोड़े बेसिक टर्म्स पढ़े हैं। हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, कैलोरीमेट्री का मीनिंग क्या है। तो आज 2 में हम लोग ज़्यादातर करने वाले हैं ये चीज़ें, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, थर्मल और हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ सब्सटेंस के लिए जो डिफाइन किया गया है वो चीज़ें, ठीक है ना। तो लास्ट लेक्चर का कुछ रिकैप कर लेते हैं। टेम्परेचर केल्विन में हम लोग उसको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ऐसे कुछ एक्सप्रेशन में हम लोग इसको लिखते हैं। केल्विन स्केल के अनुयायी हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। और एक चीज़ इसी यहाँ से क्या लिख सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। इसके 2-3 न्यूमेरिकल भी हम लोग करे थे, राइट। और सीजीएस यूनिट ऑफ हीट क्या है, कैलोरी। ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या है, जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल, ये तो आपको पता है। क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एम, ये किया था, कौन सा फैक्टर्स था, ये कौन सा फैक्टर्स था, ये एक बॉडी या एक सब्सटेंस हीट कितना एब्जॉर्व करेगा वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है वो। क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, मास जितना ज़्यादा हीट भी उतना ज़्यादा, हीट एनर्जी एब्जॉर्व उतना ज़्यादा। चेंज इन टेम्परेचर जितना ज़्यादा, क्यू भी उतना ज़्यादा। और मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। लेकिन ये वाला जो फैक्टर है ना, ये असल में सी है क्या, सी को हम लोग एच से लिखे हैं, मतलब हीट कैपेसिटी। ये हीट कैपेसिटी है क्या, इसके लिए आज का लेक्चर 2 प्लान्ड है। मतलब हाँ जी, मैंने आपको अधूरा समझाया था। जो लास्ट वाला फैक्टर है वो फैक्टर के ऊपर हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, डिटेल्ड। और ये आपका सिलेबस में बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ से हम लोग अब लेक्चर 3 में जंप करेंगे, वो है कैलोरीमेट्रिक इक्वेशन, मतलब इक्वेशन ऑफ कैलोरीमेट्री। और यहाँ तक आते आते जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगे। और यहाँ से ही मान लो अगर चैप्टर का 75% तो आ ही जाएगा, बाकी 25 लेटेंट हीट वाला पार्ट से आएगा, राइट। चलो भाई, थोड़ा सा और थियोरेटिकल बात है। हीट क्या है, ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। और इन दोनों, मतलब ये दोनों चीज़ें एक ही प्रिंसिपल पे चलती है, क्या, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पे ये ट्रांसफ़र करेगा, इसका डायरेक्शन ये होगा, ठीक है ना। तो चलो आज चालू करते हैं नया चीज़। क्या है भाई, डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस, राइट। तो इधर हम लोग चालू करते हैं, अच्छा सा रेड कलर, हाँ जी। तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट। ये क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक ये चलती है और कॉन्टैक्ट जरूरी है, राइट। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एक पैरामीटर है विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये डायरेक्ट सवाल आते हैं, टेम्परेचर क्या डिटरमाइन करते हैं, फ्लो, हीट का फ्लो का डायरेक्शन। कीपिंग द टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, टेम्परेचर अलग होना चाहिए, वरना दोनों अगर सेम हो जाए तो वो क्या, इक्विलिब्रियम कहलाएगा, इन कॉन्टैक्ट, है ना। फिर ऐसा यूनिट इसका क्या है, जूल है। इसका ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन है। हीट में क्या, अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट इन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन क्या, तीनों चीज़ें था, 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक है मास, फिर है टेम्परेचर और सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, इसका मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और वही आज हम लोग पढ़ेंगे। टेम्परेचर किस किस पे डिपेंड करता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है ना, वो क्या करवा रहा है, काइनेटिक, मतलब मॉलिक्यूल को मूव करवा रहा है, वाइब्रेट करवा रहा है, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रहा है। इंटरनल एनर्जी हम लोग पढ़े थे थर्मल एनर्जी में, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी उसका टेंड्स टू 0 करता है, इसलिए टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाता है, और उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं, जिसका था यू। ये जो लोग बोर्ड्स वाले हैं वो नहीं सुने होंगे, एडवांस वाले जो है फाउंडेशन वाले, वो लोग, उन लोग को ये पता होगा। ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर रैंडम मोशन, ये बात इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, फिर है हीट इज मेजर्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये लेक्चर 3 में इस तीनों, ये बस ये 3 वर्ड्स आपका पूरा लेक्चर 3 खा जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, भाई ये भाई साहब है क्या, मतलब बेसिक चीज़, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई थर्मोमीटर, ठीक है ना। इस पे कैलोरीमीटर, इस पे थर्मोमीटर, आसान है। टू बॉडीज हैविंग सेम क्वांटिटी ऑफ हीट में डिफर इन द टेम्परेचर, मतलब
दोनों बॉडी में सेम क्वांटिटी ऑफ हीट, बट टेम्परेचर में दे लोग अलग हो सकते हैं। पर अगर दोनों बॉडी में सेम टेम्परेचर है, ये लोग भी हीट के अलग अलग क्वांटिटी से डिफर कर सकते हैं। मतलब समझो, मानो एक बॉडी है जिसमें Q हीट है और दूसरे में 2Q हीट है ना। इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो सकता है, ठीक है। अब मानो एक बॉडी में टेम्परेचर 1 है और टेम्परेचर 2 है ना। इन दोनों में भी Q1 और Q2 हो समझ लो अलग अलग हीट हो सकते हैं। मतलब कोई भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दोनों अगर सेम है तो दूसरा क्वांटिटी अलग हो सकते हैं। ये मैं समझाना चाह रहा था आपको। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट क्या है? When two bodies are placed in contact, the total amount of heat is equals to the sum of the heat of individual body। मतलब जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट होगा वो इंडिविजुअल बॉडी का जो हीट है उसका सम है। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टेम्परेचर में जब होंगे और कांटेक्ट में होंगे, टेम्परेचर जो रिजल्टेंट टेम्परेचर होंगे वही इन दोनों टेम्परेचर का क्या है, डिफरेंस होंगे। इन दोनों टेम्परेचर जो अलग अलग है और जो रिजल्टेंट टेम्परेचर आएगा, इन दोनों टेम्परेचर का जो रिजल्टेंट टेम्परेचर है वो ही इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है ना। ये रिजल्टेंट टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर इन बिटवीन द टू टेम्परेचर, ये डिफरेंस है, ठीक है। चलो भाई, बहुत इजीली हम लोग ने कर लिया क्यू एंड डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड टी। अब आज का जो मेन चीज है वो है हीट कैपेसिटी। उसका एक ओवरव्यू देते हैं पहले भाई साहब। अब ये ओवरव्यू है क्या, बहुत ध्यान से समझना भाई साहब। हीट कैपेसिटी है ना, दो टाइप की होती है। एक मास के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफाइन करते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एच से लिख रहा हूं मैं, है ना। और दूसरे को हम लोग लिखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, मास के टर्म्स में हम लोग डिफाइन करते हैं। बाकी सब मैं आपको समझाऊंगा अभी। इसको कैसे टर्म डिफाइन करते हैं, मोल्स के टर्म में डिफाइन करते हैं। एन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब इन मोलर हीट कैपेसिटी में दो और चीजें हैं भाई। क्या है, एक है, अच्छा मैं आपको पहले रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं। बहुत लोग इसको सी डैश लिखते हैं, ठीक है ना। इसको स्मॉल सी लिखते हैं, हीट कैपेसिटी को सी डैश लिखते हैं, सी डैश या फिर सी बार लिखते हैं। मोलर का टाइप है, डायरेक्ट टाइप में आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं भाई, देख लो। एक है सी पी, मैं बार से लिख रहा हूं। ये क्या है, ये मोलर हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर। भाई समझो, ये गैसेस के लिए ज़्यादातर डिफाइंड होती है और मैं आपको लेक्चर 1 में ये समझाया था। इसका रेशियो ले रहे हैं, एडिबेटिक कांस्टेंट आ रहा है, इंटरनल एनर्जी में इसको ले रहे हैं, राइट। और एक है CV, ये क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी को डिफाइन कर रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको ये ही दिखा दिया, ठीक है ना। ये C है और इसको हम लोग ऐसे मोलर को C मोलर भी ऐसे लिख सकते हैं, C मोलर, या फिर CN से भी बहुत लोग लिखते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, अब आते हैं हीट कैपेसिटी। क्या लिख रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर, इट्स मतलब यहाँ पे कोई भी बॉडी बाय यूनिट डिग्री टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। ये यूनिट डिग्री टेम्परेचर का मतलब जान लेते हैं। ये जो यूनिट डिग्री टेम्परेचर है ये 1 डिग्री C या फिर 1 केल्विन से ये उठाना चाहता है। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, अभी मैंने आपको बताया, C डैश से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो भाई हम लोग C डैश को कैसे लिखेंगे,
सी डैश इज इक्वल्स टू, क्या बोला, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री टेम्परेचर, रेज इट्स टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री टेम्परेचर, मतलब अमाउंट ऑफ हीट, है ना, इसको हम लोग क्यू लिखते हैं, अच्छा उसको बाद में लिखते हैं बाई, बाई मतलब यहाँ पे डिवाइड टू रेज इट्स टेम्परेचर बाई यूनिट डिग्री टेम्परेचर, मतलब डिवाइड हो जाएगा। देखो डेफिनेशन याद है तो फॉर्मूला अपने आप याद है, या फिर फॉर्मूला याद है तो डेफिनेशन अपने आप याद है। बाई राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, है ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, Q बाई डेल्टा टी, है ना, क्लियर है भाई, देख लो ये आपका इसका एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है ना। तो इससे बहुत सारे सवाल आपके हो जाएंगे। अब आते हैं यूनिट्स पे। हीट कैपेसिटी का क्या क्या यूनिट्स है भाई, बहुत ध्यान से समझना। हाँ, पहले मैं आपको साइड में, बस ट्रिक नहीं, बस आसान तरीका बता रहा हूँ। अगर Q बाई डेल्टा टी है आपका हीट कैपेसिटी, है ना, Q का, अच्छा ऐसा यूनिट बोला है, मतलब ये Q और डेल्टा टी दोनों ऐसा यूनिट में होंगे, राइट। तो Q का ऐसा यूनिट क्या है, जूल, ठीक है ना, और टेम्परेचर का डेल्टा टी का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई हीट कैपेसिटी का ऐसा यूनिट, जूल पर केल्विन, पर केल्विन को मैं ऐसे केल्विन इनवर्स लिख रहा हूं, ठीक है। सीजीएस यूनिट के लिए हाँ जी, सीजीएस यूनिट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यू का सीजीएस यूनिट क्या है, कैलोरी, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस बा, या फिर डिग्री सेल्सियस इनवर्स, है ना। अब हम लोग कन्वीनियंस के लिए एसआई यूनिट ही यूज करते हैं। कन्वीनियंस में क्या यूज करते हैं, एसआई यूनिट, ठीक है, वो क्या है, जूल पर केल्विन इनवर्स। अदर मैं आपको एक साइड में बता देता हूं, अदर यूनिट्स क्या क्या है जो कि नोटिसेबल है। अदर यूनिट्स भाई आप खुद से ही लिख सकते हो, देखो 1 किलो जूल पर केल्विन मतलब 1000 जूल पर केल्विन, हाँ या ना, ये खुद से कन्वर्ट कर सकते हो। 1 किलो कैलोरी मतलब 1000 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, या फिर जूल पर डिग्री सेल्सियस, ऐसे भी आप लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है, कितना जूल ऑफ हीट 1 डिग्री सेल्सियस के राइज के लिए हो रहा है, दोनों आप लोग लिख सकते हो। अब भैया बोलोगे कि सीजीएस और एसआई को हम लोग मर्ज कैसे कर रहे हैं, भाई डेल टी का जो यूनिट है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में सेम आता है, क्योंकि डेल्टा टी है, डिफरेंस है उसका, ठीक है ना। अच्छा, अब भाई कन्वर्शन, ये कन्वर्शन क्या है, देखो कन्वर्शन बहुत एक ही कन्वर्शन है जो कि मतलब बेसिक यूनिट लेके मैं चल रहा हूं। 1 कैलोरी पर केल्विन, ये भी बस एक रैंडम, मैं एक ही दिखा रहा हूं कन्वर्शन, आप किसी से भी कर सकते हो। 1 कैलोरी पर केल्विन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4.2 जूल। क्यों, 1 कैलोरी मतलब क्या, 4.2 जूल, राइट, ये आप लोग पढ़ के आए थे हीट में, 4.2 जूल पर केल्विन, बस कुछ नहीं चेंज किया, केल्विन सेम रहा, बस कैलोरी से जूल में कर दिया। अब कैसे भी कर सकते हो, बस मैं और एक रैंडम ले रहा हूं, चलो तो अभी आपको सिखाया 1 किलो कैलोरी पर केल्विन, इसको हम लोग जूल पे लेते हैं। देखो 4.2 इंटू 1000, क्योंकि किलो कैलोरी है, जूल पर केल्विन, है ना, तो 4200 जूल पर केल्विन। अब किसी भी यूनिट उठा लो, किसी भी यूनिट को उठा सकते हो
और ऐसे आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। बस ये जो आपको पूरा चार्ट बताया ना, वो चार्ट में आपको एक ही मेन चीज़ डिटेल में पढ़नी है, वो है ये वाली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये मैं अभी अभी तक आपको बता रहा था, ये अभी डिटेल में नहीं पढ़नी है, ये पढ़नी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कैलोरीमेट्री में यही यूज़ होगा। चलो भाई, हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट मास ऑफ अ बॉडी ऑफ दैट सब्सटेंस, ये बेसिक है, डेफिनेशन ये वाला है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ दैट सब्सटेंस। यूनिट मास मैं आपको पहले ही बोला था, मास के टर्म्स में डिफाइंड होगा बाय 1 डिग्री सी और 1 केल्विन। भाई साहब, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इसको हम लोग सी से लिखते हैं। अब सी, इसका फॉर्मूला लगा दे, हीट कैपेसिटी, अच्छा पूरा लिख लेते हैं, हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, इसको हम लोग किसके टर्म्स में डिफाइन करेंगे? मास के टर्म्स में डिफाइन करेंगे। और इनिशियली क्या था, मतलब अच्छा ऐसे लिखते हैं, मास बाय मास रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ दैट सब्सटेंस। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इनिशियली ये क्या था, हीट कैपेसिटी का मतलब क्या था, हीट गिवन बाय टेम्परेचर राइज या फॉल, कुछ भी, टेम्परेचर राइज ही पकड़ के चलो, और नीचे जो मास है वो मास को एज इट इज आप लोग बिठा दो यहाँ पे। ठीक है भाई साहब, देखो डेफिनेशन से हम लोग को आसानी से फॉर्मूला मिल जाएंगे। ये था ना, देखो ये वाला आपका जो पार्ट है ये क्या बन गया, हीट कैपेसिटी बन गया, बाई मास के टर्म्स में डिफाइन करें तो बाई मास लगा दे। अब हीट गिवन क्या था, क्यू था, टेम्परेचर राइज क्या था, डेल टी था, और मास था, तो मास को ऐसे लिख देते क्यू बाई एम डेल्टा टी। ये आपका बन गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक अच्छा खासा फॉर्मूला। बस इतना ही करना है भाई, लोग रटते रहते हैं लेकिन डेफिनेशन याद है या फॉर्मूला किसी कोई एक भी याद है तो आपको कंसेप्ट बेसिकली याद है तो अब इसको इजीली डन कर लोगे। ठीक है ना। अच्छा, कैलोरीमेट्री में यहां से एक चीज आप लोग लिख सकते हो, Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, है ना। मतलब यहां से काम आएगा ये वाला इक्वेशन, कुछ नहीं बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, Q का अमाउंट ऑफ हीट, ये Q डायरेक्ट आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो, है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कौन सा है, ये सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है आपका। ठीक है ना। चलो भाई, अब ये जो एक रिलेशन आया यहाँ से, जो दिमाग वाले होंगे क्या उनको पता चला? आपको पता है भाई, मैंने तीनों चीज़ बोला था। क्या बोला था? Q इज प्रोपोर्शनल टू M, देखो मैच हो गया भाई। Q इज प्रोपोर्शनल टू मास, एकदम लेक्चर 1 में बोला था, मजा आया कि नहीं? देखो भाई, फिर क्या बोला था? Q इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। फिर क्या बोला था? Q इज प्रोपोर्शनल टू C, हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक कैपेसिटी जो सब्सटेंस या मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है, वो भी जस्टिफाई हो गया। तो भाई ये तीनों चीज यहां से आपको मिल गई। तो देखो, अगर आप ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कंसेप्ट पूरा नहीं भी पता था, सिर्फ ये फैक्टर्स पता था, तब भी आप ये इक्वेशन को यहाँ से निकाल सकते हो। चलो भाई, फिर अगले पे जाते हैं। इसका यूनिट बहुत आसान है, बस एक मास जुड़ गया, इसका यूनिट डिटरमाइन करना भी बहुत बहुत आसान है। फिर से हम लोग वही ट्रिक से जाते हैं। क्या था? C इज इक्वल्स टू क्यू बाई एम डेल्टा टी, ऐसा यूनिट। अब डायरेक्ट लिख लेते हैं। Q का क्या था भाई साहब? Q का था जूल, है ना। मास का क्या था? बाई मास, मतलब पर केजी, बाई केजी, उसका इनवर्स लगा दे। देख, जूल बाई केजी, 1/2 को तुम लोग कैसे लिख सकते हो? 2 टू द पावर -1, ऐसे, है ना। फिर केजी को ऊपर लगा दे। डेल्टा टी क्या था? केल्विन था ना, केल्विन को ऊपर लगा दे। अब इसका सीजीएस बिठाते जाओ भाई, कैलोरी, ग्राम, डिग्री सेल्सियस। बहुत आसान है यार यूनिट लिखना, एक कोई भी एक चीज निकाल लो तो आराम से यूनिट आ जाता है।
अच्छा, कन्वीनियंस के लिए हम लोग हमेशा इससे ही जाएंगे, ऐसा यूनिट से जाएंगे, जूल केजी इनवर्स और केल्विन इनवर्स। कुछ नहीं, कुछ रटना नहीं है, बस आपको एक बताता हूँ, ये कहीं अलग से दिया भी नहीं है, न्यूमेरिकल्स के लिए इससे जाना बेहतर होता है। और एक आपको छोटा सा ट्रिक बताऊँ, मानो 1 केजी है ना, इसको आपको ग्राम में लिखना है, इसको 1000 ग्राम ऐसे लिखने से बेहतर 1 × 10⁻³ ग्राम लिख लो। क्यों? कैलकुलेशन अगर मानो 10 का पावर बड़ा बड़ा है 23, 10 का पावर 24, तो आप इजीली इससे कैलकुलेट कर लोगे, मतलब देखने कन्वीनियंस होती है ना। दोनों ही सही है, जिसका जो अच्छा लगता है, मैं अपना बता रहा हूँ। चलो फिर कन्वर्शन क्या है, मानो मैं कैलोरी से जूली कर लेते हैं पहले। 1 कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स, है ना। इसको मुझे जूल में करनी है। अब बहुत आसान से समझना, कैलोरी बाई ग्राम डिग्री सेल्सियस, इसको तो केल्विन में करने का कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि डेल्टा टी है। अब कैलोरी से जूल में करना है आपको 4.2 जूल, तो इसको कैसे लिखोगे? 4.2 जूल। ग्राम को आपको किस में करना है भाई? ग्राम को आपको केजी में करना है, मतलब 10⁻³ ओके। तो देखो 4.2 बाई 10⁻³ यहाँ पे डिग्री सेल्सियस जैसा है वैसे लगा दो, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, देखो यहाँ पे तो कुछ ग्राम वाम था नहीं, तो डायरेक्ट कैलोरी से 4.2 पे हम लोग आ गए थे, है ना। तो 4.2 इंटू ये जो 10³ नीचे है ना, ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस हट जाएगा, इतना जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। बहुत आसान है। चलो और एक रैंडम से करते हैं कन्वर्शन। देखो भाई, मतलब समझ तो आया ना, मैथमेटिकल को समझाया, लोग ये रिलेशन रखते रहते हैं, 1 कैलोरी ग्राम इनवर्स सेल्सियस डिग्री सी का इनवर्स मतलब 4.2 इंटू 10³। अरे नहीं भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अच्छा, और एक रैंडम करते हैं, बस आपको न्यूमेरिकल इसको समझनी है, मानो ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, बस यूनिट्स एंड डायमेंशन का खेल है भाई। अच्छा चलो, 1 किलो कैलोरी है, इसका ग्राम इनवर्स, इसका डिग्री से इनवर्स, है ना। अब 4.2 तो जूल में ही था ऑलरेडी, एक वो आपको लगाना है क्योंकि किलो कैलोरी में था, ऊपर से ग्राम का जो वो है वो भी आपको लगाना है। नीचे ग्राम था ना, ये ग्राम था ना, ऊपर जाएगा तो -3 + 3 बन जाएगा, ये जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब इसको आप लोग कैसे लिखोगे? 4.2 इंटू 10⁻6 जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। मतलब कंसेप्ट तो समझ आया ना भाई। किसी भी यूनिट आप लोग कर ले जाओगे, कोई रटने का जरूरत है ही नहीं। लोग चार्ट वार्ट बना के रटते रहते हैं, जरूरत ही नहीं है यार। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, ठीक है। चलो फिर आता है रिलेशनशिप बिटवीन C' एंड C। भाई एक आसान सा चीज समझ ले इधर, ये जो C' है ना, ये C' क्या था? हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी था ना, जो हम लोग क्या लिखते थे, Q/ΔT। और ये C क्या था? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको क्या लिखते थे? मास के टर्म्स में लिखते थे, mΔT। हाँ या ना? तो देख के समझ ले, ये जो चलो Q/mΔT, ये जो पार्ट है ना, ये तो कॉमन है, मतलब जो C' आ रहा है उसको हम लोग C/m लिख सकते हैं। अरे देख ले भाई, C मतलब Q/ΔT, m कर दे तो ये आ गया, है ना। हीट कैपेसिटी बाई मास, सीधी बात, नो बकवास। तो इसको आप लोग क्या लिखेंगे अब? और
C इज इक्वल्स टू C डैश इंटू M। तो अब क्या करना है, अच्छा मैंने शायद उल्टा लिखा, एक मिनट, हाँ ये आपका है हीट कैपेसिटी और ये आपका है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। ये आपका है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पे माफ़ करना मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे जो टर्म कॉमन है वो है Q बाई डेल्टा टी बाई एम। ये जो टर्म Q बाई डेल्टा टी कॉमन है यार, नीचे बस एक M लगा है। तो क्या करना है, इसके नीचे अगर M लगा तो काम खत्म, मतलब C डैश के नीचे M लगाना है, ये इक्वल्स टू C हो जाएगा। मतलब हीट कैपेसिटी किसी सब्सटेंस का इज इक्वल्स टू मास, कुछ नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यही रिलेशन है। अब बोल रहे भैया ये तो एक नया टॉपिक पढ़ा दिया, अरे कुछ नया टॉपिक नहीं है मेरे भाई, तो समझ, मजा आएगा। देख इधर मैंने क्या कहा था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब क्या, जब हीट कैपेसिटी को हम लोग मास के डिफाइन में टर्म करते हैं, मास को नीचे लाते, देख स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, हाँ या ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या था, हीट कैपेसिटी बाय मास, तो इसके साथ अगर मास मल्टीप्लाई करेगा तो हीट कैपेसिटी ना बच जाएगा। बस कुछ नहीं, पर यूनिट मास बोला था, हीट कैपेसिटी डिफाइंड पर यूनिट मास और पर यूनिट मास, तो वही पर यूनिट मास को कटाने के लिए तेरे को इंटू एम कर देना है। मैं दो तरीके से समझा रहा हूँ भाई। तो इंटू एम करेगा तो मास मास कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, हीट कैपेसिटी बच जाएगा। और क्या, यही तो करना था, इसमें क्या ही था इतना, रिलेशन नाम दे दिया है बस, बुक में एक टर्म है अलग सा, बस वही, और क्या, और कुछ है ही नहीं। इससे ही काम बन जाएगा, सब कुछ काम बन जाएगा। मानो आपको हीट कैपेसिटी पता है तो स्पेसिफिक निकालना है, तो उसका मास के साथ स्पेसिफिक कैपेसिटी मल्टीप्लाई कर दे, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। चलो भाई, दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं फट से। आओ इधर ले लेते हैं। हाँ, हीट कैपेसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एंटायर बॉडी बाई 1 डिग्री सेल्सियस। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एंटायर बॉडी बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ये अच्छा, फिर इधर ये क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द बॉडी बाई 1 डिग्री सेल्सियस। भाई जो फर्क ये ला रहा है ना, जो फर्क ये ला रहा है वो बस ये यूनिट मास के वजह से है। ये यूनिट मास के वजह से आ रहा है, समझ तो आया ना। ये यूनिट मास, ये फर्क ला रहा है बस, और कुछ नहीं। आ जाते हैं वापस। इट डिपेंड्स ऑन बोथ सब्सटेंस एंड मास ऑफ द बॉडी। मोर द मास मोर इज द हीट कैपेसिटी, ये आपको पहले ही बता दिया था। ये डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, बट ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। इसलिए मैंने वहां पे बोला था कि Q किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, मतलब वही ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। एक चार्ट आपको दिखाया था फर्स्ट लेक्चर में, वो सारे के सारे डेटा जो थे ना वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिफाइंड था, ठीक है। अब हीट कैपेसिटी Q बाई डेल्टा टी, बस ये फॉर्मूला तो मैं डिराइव करा ही दिया, ये फॉर्मूला डिराइव करा दिया। इसका क्या, मास के टर्म्स मतलब Q बाई एम डेल्टा टी। इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है जूल पर केल्विन, से ऐसा यूनिट में दिया है। और अच्छा, ये डज नॉट डिपेंड, और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, अच्छा इसका यूनिट है जूल पर केजी पर केल्विन, बस एक केजी ऐड हो जाएगा क्योंकि मास ऐड हो रहा है, सारे के सारी चीज़ ऐसा यूनिट पे। बस आज का लेक्चर का आखिरी चीज़ पे हम लोग आ गए हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस एंड डिफर्स फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर, ठीक है। ये मैंने आपको अभी बताया, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। फिर
जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैव लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट हैव हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। भाई समझ, ठीक है ना। देख, जो अच्छे कंडक्टर होते हैं उनमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत लो होते हैं। अरे रे, गलती कर दी, एक मिनट। हाँ, जो गुड कंडक्ट अच्छे कंडक्टर्स होते हैं उनमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होते हैं, लो होते हैं। जो अच्छे कंडक्टर होते हैं उनमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होते हैं, ठीक है। पर जो पुअर कंडक्टर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं भाई। इसको मैं आपको छोटा चीज़ से आपको एक समझा देता हूँ। गुड कंडक्टर लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है भाई, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, समझ लो, ठीक है ना। और पुअर कंडक्टर हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, पुअर का। भाई ये तो डेटा आपको याद रखने हैं, कॉपर का और वाटर का, बस ये दोनों का याद करवा रहा हूँ, बाकी उतने चाहिए नहीं है। फिर भी क्वेश्चन कभी कभी देते हैं, लेकिन कभी अगर नहीं दिया तो थोड़ा सा याद रखना यार, सेफ साइड खेलते हैं हम लोग, है ना। कॉपर और पानी का याद रखना, ठीक है भाई। देखो अब, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट वाइल वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। देख के समझ ही आ रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका ज़्यादा है और किसका कम है। कॉपर गुड है, गुड कंडक्टर है, पानी क्या है, पुअर कंडक्टर है। भाई एक चीज़ आपको मैं बस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ, ये कंडक्टिविटी है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी है। अब भाई ये क्या है, ये रेजिस्टिविटी जो है ये करंट के लिए डिफाइंड है, और ये जो कंडक्टिविटी है ये भी करंट के लिए डिफाइंड है, लेकिन इस केस में हीट के लिए डिफाइंड है। मतलब करंट के लिए जो उल्टा होगा वो हीट के लिए सीधा होगा। मतलब एक रॉ टर्म में आपको बताता हूँ, करंट इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट। अब यहाँ से आप लोग इसको मिला सकते हो, ठीक है। चलो भाई, फिर सेम ही कंटिन्यू हो रहा है, एक स्लाइड में जगह तो था नहीं उतना। अच्छा, अब एक केस इधर बोला है, क्या है केस, इफ इक्वल मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर हीटेड विद द सेम हीट सप्लाई फॉर द सेम टाइम। ये केस अगर हुआ तो हमें क्या ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलेगी, है ना। तो क्या होगा भाई इस केस में, इस केस में टेम्परेचर विल, टेम्परेचर राइज करेगा, वो अलग अलग होगा। टेम्परेचर राइज विल बी डिफरेंट, समझ रहे हो भाई। टेम्परेचर राइज डिफरेंस होगा, क्यों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज आर डिफरेंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज भी अलग है, टेम्परेचर इसलिए अलग है, सीधी बात, नो बकवास। फिर क्या है, अ सब्सटेंस विद लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, जो जिसका कैपेसिटी बहुत लो होगा वो क्या देगा, हीट सब क्विकली, बहुत जल्दी हीट होगा, जल्दी गर्म होगा। जिसका कैपेसिटी लो है यार, कैपेसिटी लो मतलब क्या, जल्दी गर्म होगा, ज़्यादा हीट सहन नहीं पाएगा। और ज़्यादा गर्म होगा तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ेगा, और जल्दी टेम्परेचर बढ़ता है, ज़्यादा हीट होता है, मतलब क्या, कंडक्टर बेटर है, सीधी बात भाई। लॉजिकली समझो, कुछ रटने वाला नहीं है। कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब मास के टर्म्स में डिफाइंड है। कैपेसिटी किसी का, हम लोग बोलते हैं ना इसका कैपेसिटी इतना, इसका कैपेसिटी इतना है, तो कैपेसिटी जिसका कम है वो जल्दी गर्म होगा, सहन नहीं पाएगा। जो जल्दी गर्म होगा उसका टेम्परेचर राइज उतना ही ज़्यादा होगा, और जिसका टेम्परेचर राइज ज़्यादा है और गर्म जल्दी हो जाता है वो अच्छा कंडक्टर कहलाएगा हीट का, हीट अच्छा ट्रांसमिट करेगा सीधी। जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी, मतलब बहुत देर तक ये सहन कर लेगा, मतलब ये स्लोली हीट करेगा। टेम्परेचर का राइज बहुत स्मॉल होगा, है ना, ये इसका लार्ज राइज, इसका स्मॉल राइज, भाई समझ आ रहा है। फिर पुअरर कंडक्टर ऑफ हीट होगा, हीट का पुअरर कंडक्टर होगा। तीनों टर्म्स इधर गेम बदलेगा, क्विकली, लार्ज राइज, बेटर। इस वक्त क्या देखो, कैपेसिटी ज़्यादा है मतलब बहुत ज़्यादा देर तक सहन कर लेगा, मतलब धीरे धीरे हीट होगा, धीरे धीरे हीट होगा मतलब क्या, स्मॉल टेम्परेचर राइज होगा। और इन दोनों का मतलब क्या है, हीट अच्छा कॉन्डक्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये पुअर कंडक्टर है, सीधी बात भाई। फिर
वाटर हैज़ एन अनयूजुअली हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका मतलब जो पानी है ना भैया, ये पानी इसका बहुत ज़्यादा अनयूजुअली, मतलब जितना होना मतलब बहुत ही ज़्यादा है, वो यूजुअल नहीं है, साधारण नहीं है भाई। समझो भाई, ये देखो इसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अरे क्यों नहीं हो रहा ये, इसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। कितना है, कितना है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ओ भाई साहब, इसका मतलब 1 केजी पानी के लिए इसको 1 केल्विन का राइज देना है, इसके लिए मुझे 4200 जूल का हीट चाहिए। समझ रहे हो कितना ज़्यादा हीट चाहिए। इसका मतलब इसको कैलोरी में हम लोग डिफाइन कर दो, 4.2 किलो कैलोरी, सॉरी 4.2 किलो जूल, है ना। इसको आप कैलोरी में डिफाइन कर लो तो 1 किलो कैलोरी चाहिए। ठीक है भाई साहब, बहुत ज़्यादा चाहिए। और एक चीज़ नोट करने को इधर बोला है, देख लो नोट में क्या है। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ सेम सब्सटेंस चेंजेस इन डिफरेंट फेजेस। अब पानी से आइस भी हो सकता है, स्टीम भी हो सकता है यार। ये लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका असली सिग्निफिकेंस आपको लास्ट के साइड के लेक्चर्स में मिलेंगे, जहां पे मैं लेटेंट हिट कराऊंगा भाई साहब। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है यार। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सेम सब्सटेंस चेंजेस इन डिफरेंट फेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज फॉर वाटर इन डिफरेंट फेजेस, ये बस वैल्यू आपको थोड़ा सा याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। पानी का, पानी मतलब वाटर अगर नॉर्मल फेज में है, पानी का फेज में है तो 4200, अगर आइस का फेज में है, आइस बर्फ, तो 2100 है, और अगर स्टीम का फेज में है मतलब वेपर फेज में है तो 460। ठीक है भाई, देख इसका मतलब क्या है, 1 केजी पानी का बढ़ाने के लिए 4200 चाहिए, आइस 1 केजी आइस के लिए मुझे 2100 जूल चाहिए हीट, स्टीम 1 केजी स्टीम के लिए मुझे 460 जूल चाहिए। बस देखो कम ही रहा है, कम ही रहा है, कम ही रहा है। इसको मैं छोटा सा टर्म में डिफाइन कर देता हूँ। लिक्विड का कैपेसिटी ग्रेटर देन गैस का कैपेसिटी, सॉरी आइस का सॉलिड का कैपेसिटी ग्रेटर देन गैस का कैपेसिटी। ये फिर से लेटेंट हीट वाले में उस पार्ट में आएगा। ठीक है, चलो बस एक एग्जांपल सवाल लिया है मैंने। इस टाइप के सवाल मोस्ट 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 कॉमन है 2 मार्क्स के लिए। कुछ न्यूमेरिकल है ही नहीं, इसको हम न्यूमेरिकल ऐड कर सकते तो क्या इसको बोल देगा कन्वर्ट टू कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, वो भी आप लोग कर लोगे, मैंने सिखाई दिया उधर। बस ये एक्सप्लेनेटरी टाइप के सवाल आते हैं। द हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 30 जूल पर केल्विन। भाई इसका मतलब पूछा है, अगर आपको डेफिनेशन याद है ना तो आप डेफिनेशन से इसको क्रैक कर लोगे। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स that to rise the temperature of an होगा of an object of an object, अच्छा सॉरी हीट कैपेसिटी बोला है। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट 30 जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर 1 केल्विन राइज। अगर ये पर डिग्री सेल्सियस होता तो क्या हो जाता, पर डिग्री सेल्सियस के लिए ये 1 डिग्री सेल्सियस राइज। टू राइज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अच्छा यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, बाई लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसमें क्या है, द हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0.4 जूल पर ग्राम पर केल्विन। इसका मतलब इट मीन्स, या फिर द स्टेटमेंट मीन्स that for
1 Kelvin rise in temperature of a 1 gram mass body। देखो अगर पर केजी दिया होता ना तब आपको 1 केजी लिखना पड़ता। यूनिट देखो, चीज़ें बिठाओ, तीनों फिजिकल क्वांटिटी है, एक हीट है, एक मास है और एक टेम्परेचर है, तीनों फिजिकल क्वांटिटी बिठा दे भाई। और इंग्लिश सही होना चाहिए, और क्या, बस इंग्लिश का गेम है। 1 ग्राम मास बॉडी, 0.4 जूल, इसको इधर 1 ग्राम मास 0.4 जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। ठीक है ना। अब भाई साहब इसको बोलता कि मुझे इसको डिग्री सेल्सियस में कर दो तो कर देते, कैलोरी में कर दो तो कर देते। कैलोरी में तो क्या था, 1 कैलोरी मतलब 4.2 जूल, तो 4.2 जूल मतलब 1 कैलोरी, तो 30 जूल मतलब कर देना वो 4.2 जूल मतलब 1 कैलोरी, है ना। तो 30 जूल मतलब क्या, 1/4.2 इंटू 30, और क्या, यही करना है भाई। आसान आसान है, उधर ही सिखा दिया कि यूनिट कन्वर्शन कैसे करते हैं। तो आज का लेक्चर का कंटेंट यही तक ही रहेगा। सो थैंक्स अलॉट। हम लोग ये तो बताता ही हूँ, आईसीएसई सीबीएसई वेस्ट बंगाल बोर्ड्स और जेईई नीट फाउंडेशन हम लोग कराते हैं डोपामिन ट्यूटोरियल्स। एडमिशन खुली है, इस नंबर पे कॉल करो, कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी कुछ भी करना है, इंस्टा पे फॉलो कर लो। और हम लोग का वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ, www.dopamine, कोई स्पेस नहीं देना, इधर लिख देता हूँ, डोपामिन tutorials.live। अच्छा जी, तो लेक्चर पीडीएफ, इसका जो पीडीएफ है, लेक्चर पीडीएफ आपको, लेक्चर पीडीएफ और ये जो लिंक है ना, वेबसाइट का लिंक, ये जो वेबसाइट का लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। ठीक है। सो थैंक्स अलॉट, दिस इज योर संप्रीत भैया, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।